नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है। उन्होंने हाल ही में पटना में बीजेपी की सदस्यता ली थी और कहा था कि वे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं तथा नीतीश कुमार से प्रेरित होकर उनके सहयोग के लिए काम करेंगी। लिस्ट में 2 अनुसूचित जाति और 2 महिला उम्मीदवारों को भी जगह मिली है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से और रंजन कुमार को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी भी मौजूद थे। तेजस्वी अपने काफिले के साथ हाजीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी अपना नामांकन भरा है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद थे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मतभेद की अटकलों पर विजय सिन्हा ने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और गठबंधन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी आज बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रमुख नामों में सराय रंजन से मंत्री विजय कुमार चौधरी, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंघेश्वर से रमेश ऋषि देव, मधेपुरा से कविता साहा और महिषी से गंधेश्वर शाह शामिल हैं। यह लिस्ट एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद जारी की गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और समस्तीपुर व दरभंगा में रैलियों को संबोधित करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया ताकि वे संगठनात्मक कामों पर पूरा ध्यान दे सकें। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी ने राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ किसी अन्य उम्मीदवार को उतारा है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर जनसुराज पार्टी बिहार चुनाव जीतती है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि या तो हम शानदार जीत दर्ज करेंगे या पूरी तरह हारेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए 150 से कम सीटें हार मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता जनसुराज को मौका देती है तो वे बिहार को देश के 10 सबसे विकसित राज्यों में शामिल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल जारी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया। इस फैसले पर विपक्ष ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि किशोर ने यह मान लिया कि जनसुराज पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने युद्ध मैदान में जाने से पहले ही हार मान ली। तिवारी ने आगे कहा कि किशोर को समझ लेना चाहिए कि राजनीति केवल सलाह देने जितनी आसान नहीं है। उनकी घड़ी पहले ही ठप हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन के कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि शाह के साथ बैठक में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग के तहत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी 6 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू को 101 और 101 सीटें और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को निशाने पर लिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते दौरान उन्होंने कहा कि कई देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने टैरिफ लगाने की चेतावनी दी तो वे सभी पीछे हट गए।
ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स डॉलर पर एक हमला था और मैंने साफ कहा कि अगर आप यह खेल खेलना चाहते हैं तो मैं आपके सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाऊंगा। इसके बाद वे ब्रिक्स से बाहर हो गए और अब उसके बारे में बात तक नहीं करते। वर्तमान में अमेरिका ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। वहीं चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण कड़ा करने के फैसले के जवाब में ट्रंप ने उस पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। IMF की ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार ऊंचे अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% रही, जिसका मुख्य कारण निजी उपभोग में वृद्धि रहा। वहीं चीन की विकास दर 0.2% घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। अमेरिका की विकास दर में भी 0.8% की गिरावट का अनुमान है और यह 2% तक रह सकती है। हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर आए विवाद का अंत हो गया है। उनकी पत्नी IAS अधिकारी अमनीत P कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम की अनुमति दी है। अमनीत कुमार ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से यह भरोसा दिया गया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी यह आश्वासन दिया कि गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस परिवार की अनुमति के बाद पोस्टमार्टम चंडीगढ़ में किया जा रहा है। अमनीत कुमार ने बयान में कहा कि न्याय के व्यापक हित और साक्ष्य की अहमियत को देखते हुए मैंने पोस्टमार्टम की अनुमति दी है। चंडीगढ़ में सीनियर IPS वाई पूरन कुमार की मौत के 8वें दिन रोहतक पुलिस के साइबर सेल में कार्यरत ASI संदीप लाठर के सुसाइड ने पुलिस महकमे की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यही नहीं, दोनों सुसाइड केस को जातीय रंग देने से मामला और गंभीर हो रहा है। प्रारंभिक जांच में रिश्वत केस में पूरन कुमार के गनमैन यानी PSO सुशील कुमार को हिरासत में लेने वाली टीम में संदीप लाठर भी शामिल था। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिश्वत केस और सुशील की गिरफ्तारी से जुड़ी रोहतक पुलिस के सभी कर्मियों से पूछताछ कर रही है। कुछ से पूछताछ हो चुकी है और कुछ को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लाठर की गिनती IPS नरेंद्र बिजरनिया के भरोसेमंद लोगों में होती थी। सुसाइड से पहले के वीडियो और सुसाइड नोट में लाठर ने बिजरनिया को ईमानदार बताया है। जब एक शराब कारोबारी की शिकायत पर IG पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब सुशील को हिरासत में लेने का जिम्मा लाठर को ही मिला। सूत्र बता रहे हैं कि जब सुशील कुमार को हिरासत में लिया गया तब पूरन कुमार को भी धमकी भरे लहजे में कहा गया कि अगला नंबर आपका है। इसी वजह से पूरन कुमार के सुसाइड के बाद अब सुशील कुमार की गिरफ्तारी करने वाली टीम से पूछताछ हो रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।